नमस्कार साथियों, पिछले 3 दिनों के पूरे घटनाक्रम से हमने आपको वाकिफ रखा, आपसे साझा किया। शनिवार को हमारे महासचिव प्रभारी श्री जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा को एक पत्र लिखा। उसमें उनका ध्यान आकर्षित किया उनके नेताओं के खिलाफ, जो नेता हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी के खिलाफ एक डॉक्टर्ड वीडियो को चला रहे थे अपने सोशल मीडिया पर। कल हमने आपसे साझा किया कैसे एक चैनल, जिस चैनल ने ये सबसे पहले वीडियो चलाया, उसके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई शुरू की और एक एफआईआर दर्ज कराई। श्री जयराम रमेश ने अपने पत्र में नड्डा जी को 24 घंटे का समय दिया था। हमने कल रात तक प्रतीक्षा की, इंतजार किया, कोई एक्शन वहां से नहीं हुआ। 6 राज्यों में शिकायत दर्ज करा दी जा चुकी है। बिलासपुर में एफआईआर भी आज सुबह हो गई है। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके खिलाफ, सुब्रत पाठक हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, भोला सिंह, डॉक्टर भोला सिंह, ये भी एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कमलेश सैनी एमएलए हैं उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के। तो अब तक, कल तो हमने जो इस फिल्म के कलाकार हैं उनके खिलाफ एफआईआर की थी। आज इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और वितरक नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हैं, असली तो निर्माता निर्देशक, लेकिन जो वितरक हैं उनकी पार्टी के सांसद और एमएलए, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर भी दर्ज कराई है। मेरी सहयोगी सुप्रिया श्रीनेत जी, हमारी चेयरपर्सन है सोशल मीडिया की, वह आपको और ज़्यादा जानकारी देंगी इस पूरे विषय पे, क्या हुआ है, क्या करने जा रही हैं। धन्यवाद पवन जी, आप सबको मेरा नमस्कार। और जैसे कि उन्होंने बताया, हमने 6 जगह कंप्लेन करी है और 1 जगह एफआईआर लॉन्च हुई है। ऐसा करने पर हमारे समर्थक, हम विपक्ष क्यों मजबूर हो रहा है, आज सवाल यह है। आज सवाल यह है कि एक पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री, नो लेस देन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। और चार्ज क्या है? फेक न्यूज फैलाने के लिए, जिसका अंदेशा है धार्मिक उन्माद बढ़ाना। और जैसा कि पवन जी ने कहा, मैं फिर से रिपीट करके उनको और गौरवान्वित नहीं करूंगी जिन बाकी लोगों के खिलाफ हुई है, लेकिन एक व्यक्ति जो इस देश का मंत्री रह चुका है, जो चुना हुआ सांसद है, उनके साथ चुने हुए 2 सांसद, विधायक, ऐसे तमामों लोग क्यों ये फेक न्यूज फैला रहे हैं, क्यों ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, क्यों वो नफरत की इस आग को भड़का रहे हैं देश में? आज सवाल ये है, और सवाल मोदी जी से डायरेक्ट है कि आपने इन लोगों को, चुने हुए सांसदों को, पूर्व मंत्रियों को, विधायकों को 2 रुपए का ट्रोल बनाकर क्यों छोड़ दिया है? एक सत्य यह है कि उनके पास कुछ काम करने को नहीं है, होता सब पीएमओ से है तो बेचारे खाली बैठकर क्या करें। दूसरा सत्य यह भी है कि जितनी नफरत आप भड़काइएगा, जितना झूठ आप फैलाइएगा, जितनी गंद आप करिएगा, उतनी ज्यादा आपका प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी में होगा। एक आईएनबी मिनिस्टर वो थे जिनके खिलाफ आज एफआईआर हुई है, और एक आईएनबी मिनिस्टर हमारे अभी प्रेजेंट हैं जिन्होंने जो बात दिल्ली दंगों के दौरान कही थी, हंसकर कही थी, उनकी पदोन्नति हो जाती है। तो आज सवाल यह है कि सोशल मीडिया का जो यूज हो रहा है, हां उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट करी, हां ट्विटर ने उसको सर्कल करके कहा कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट,
मीडिया है उसको दिखाया कि ये गलत दिखा रहे हैं, लेकिन डैमेज हो चुका है। और अब मैं एक तथ्यात्मक बात आपके सामने जरूर रखना चाहती हूं। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैलाना, सोशल मीडिया पे फर्जीवाड़ा करना एक बात है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर आप आतंकियों के साथ मिलकर करिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना सेंसिटिव माहौल है आज देश का, इतना धर्मांधता के चलते क्या हो रहा है देश में हम सब देख रहे हैं, और आपकी हिम्मत होती है कि आप विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी का नाम उसके साथ जोड़कर उनके खिलाफ एक फर्जी वीडियो ट्वीट करेंगे। आप चुने हुए सांसद हैं, आप मंत्री रह चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम द फॉल फॉर ग्रेस, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी। आप एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, क्योंकि आपने ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन जो व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस है वो अभी भी चल रहे हैं उस फर्जीवाड़ा के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं आप धर्मांधता की आग को, उन्माद की आग को भड़का तो रहे ही हैं, आप राहुल गांधी जी का नाम उसके साथ जोड़ रहे हैं। और इस मंच से हम जरूर पूछना चाहते हैं, भाजपा का कोई भी नेता यह हिम्मत ना करे कि आप राहुल गांधी जी का या कांग्रेस पार्टी के किसी का भी नाम आतंकियों के साथ जोड़ने की जरूरत करिए। राहुल गांधी होना आसान नहीं है। एक 8 साल का लड़का जब अपने घर वापस आया था ना, तो अपनी दादी को आतंकियों की गोली से छलनी देखा था। एक नौजवान जब वापस आया इस देश में, तो उसको अपने पिता के शरीर के अंग नहीं मिल रहे थे, उन्होंने आतंकियों का सामना किया है। आपकी हिम्मत कैसे होती है एक झूठा वीडियो ट्वीट करने के लिए? और मुझे ऐसा लगता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी ज्यादा है सत्य दिखाने की, झूठ का पर्दाफाश करने की, आतंकियों के खिलाफ हमला बोलने की, देश का माहौल ठीक करने की। लेकिन जब चुने हुए प्रधानमंत्री कल तेलंगाना में बड़ी रैली करते हैं, 28 मिनट 21 सेकंड जबानी जमा खर्च करते हैं और इस देश में शांति के लिए 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं, उसका नतीजा है कि उनके लोग, उसका नतीजा है कि आज चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायकों को लगता है कि जितना झूठ फैलाओगे, जितनी धर्मांधता फैलाओगे, जितनी नफरत भड़काओगे, उतना आपका प्रमोशन होगा। मैं कांग्रेस पार्टी का यह प्लेटफॉर्म एआईसीसी के मंच से कहती हूं कि सोशल मीडिया को हमें ज्यादा सेफ बनाना है, हमें सेफ महिलाओं के लिए बनाना है। इट शुड बी अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डिस्कोर्स, इट शुड बी अ प्लेटफॉर्म जहां पर हम पॉलिसीज को, उसके बारे में बात कर सके, अच्छे सुझाव दे सके पॉलिसीज पर, एक सकारात्मक रुख हम अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस देश के चुने हुए सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक, खुद प्रधानमंत्री जी लोग फर्जीवाड़ा फैलाने के लिए करते हैं, वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। और उसी का नतीजा है कि हम न्याय संगत जो कानूनी कार्रवाई होगी उसकी जरूर बात करेंगे। क्योंकि यह सच है कि झूठ एक चैनल ने दिखाया, उस चैनल ने झूठ को हटाया, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन उसको एम्पलीफाई करने का, उस झूठ को हवा देने का काम तो भाजपा के खुद के लोग कर रहे हैं, और इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती है। आज अपील होनी चाहिए, आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बैठकर अशोक गहलोत जी की सर्वदलीय बैठक में उसकी भर्त्सना करते हैं, अपना सहयोग बताते हैं, प्रशंसा करते हैं अशोक गहलोत की सरकार ने कैसे एक्शन लिया। और अगर आप मुझसे पूछिए तो राजस्थान ने एक गोधरा होने से बचा लिया, जो मोदी जी 2002 में नहीं बचा पाए थे। आपके नेता प्रतिपक्ष ये करते हैं, और आपके जयपुर के सांसद और पूर्व मंत्री आके हिंसा भड़काने की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। आशय क्या है? आज सवाल यह है, आपका आशय नफरत भड़काना है, उस नफरत की आग में अपनी रोटियां सेकना है। लेकिन अब यह नहीं सहा जाएगा, ना ये पब्लिक डिस्कोर्स में सहा जाएगा, ना ये मेनलाइन मीडिया में सहा जाएगा, और ना ये सोशल मीडिया में सहा जाएगा। और खास तौर से अगर आपने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार किया, तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। और परिणाम भुगतना जरूरी है, क्योंकि आप 2 रुपल्ली के ट्रोल अगर बनने को तैयार हैं, तो जो 2 रुपल्ली के ट्रोल के साथ होना चाहिए वही आपके साथ न्याय संगत कानूनी कार्यवाही होगी। धन्यवाद। पवन जी, जिस तरह से आप लोगों ने भी भाजपा पर तमाम आरोप लगाए, वही उदयपुर घटना अगर
भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का प्रदेश सबसे का पदाधिकारी का क्या कहना चाहेंगे? ये पहली बार नहीं हो रहा। लगातार एक के बाद एक उदाहरण आपको मैं बता सकता हूं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकियों के साथ शामिल पाए गए या आतंकी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य। ध्रुव सक्सेना से शुरू कीजिए। ध्रुव सक्सेना आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ पाया गया। कौन था ध्रुव सक्सेना? ऑफिस बेरर भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आप देखिए सतना में टेरर फंडिंग केस 2017 में 2019 में बलराम सिंह, यह भी भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर सतना से गिरफ्तार हुआ। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर दक्षिण कश्मीर में एक अरेस्ट हुआ। वह हथियार सप्लाई करता था आतंकवादियों को। मैं उसका भी विनीत जी को कहूंगा कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप से भेज देंगे जो उसका नॉमिनेशन पेपर है। तारिक अहमद मीर उसका नाम था। अहमद जो थे वो नवीद बाबू नाम के व्यक्ति को हथियार सप्लाई करते थे। ये सब मीडिया ने क्यों नहीं चलाया, यह बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है कोई दबाव हो। डीएसपी देविंदर सिंह, उसका तो जो ऑर्डर एलजी ने निकाला उसमें लिखा कि वी आर सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इट इज नॉट एक्सपीडियंट टू होल्ड एन इंक्वायरी इन द केस ऑफ देविंदर सिंह। राष्ट्र हित में देविंदर सिंह के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, यह एलजी लिख कर दे रहे हैं। बताइए कौन सा राष्ट्र हित है? यह किसका हित साध रहे हैं? सरेआम डीएसपी देविंदर सिंह आतंकवादियों के साथ, हथियारों के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाए, उसके बाद उसको आप सिर्फ नौकरी से बाहर कर दो और कहो इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। अफजल गुरु ने डीएसपी देविंदर सिंह का नाम कितनी बार लिखा है वह भी आपको चलाना चाहिए। राष्ट्रहित उसी में है। उसके बाद उदयपुर का हमने आपको बताया कैसे रियाज अतारी, उसको 2019 के नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाते हुए उसकी तस्वीर हमने आपको जारी की। उससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है? कल जो कश्मीर में ग्रामीणों ने एक आतंकवादी पकड़ा, वह भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, माइनॉरिटी मोर्चा की आईटी सेल का प्रभारी निकला, स्टेट का। तो एक के बाद एक अगर इतने उदाहरण, आसाम के भी कुछ उदाहरण हैं। अब एक मोहम्मद फारूक खान, एक कन्विक्टेड टेररिस्ट, मसूद अजहर ने उसको ट्रेन किया, जेकेएलएफ का मेंबर था, म्युनिसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 33 श्रीनगर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ता है। इससे बड़े उदाहरण कुछ मिल सकते हैं आपको किसी और पार्टी में? ये राष्ट्रवादी अपने आप को कहते कैसे हैं? गलती हो जाए, एक आध कोई आपकी पार्टी में घुस गया हो, आतंकवादी निकले, चलो समझ में आता है, नहीं आपने ध्यान दिया होगा। गृह मंत्री के पीछे बैठा था कल जो गिरफ्तार हुआ आतंकवादी, गृह मंत्री के साथ उसकी फोटो है। गृह मंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, अगर उन्हें जानकारी नहीं थी तो ये बहुत हैरानी की बात है। कल रविंद्र रैना के साथ उसकी फोटो जारी हुई। जम्मू कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव स्टेट रीजन है, वहां आप देख रहे हैं कि आतंकवादी ना केवल भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर है, अमरनाथ यात्रा पे हमले की योजना बनाने वाला व्यक्ति एक चित्र में गृह मंत्री के पीछे बैठा हुआ पाया जाए। बताइए इस देश की हालत क्या बना दी। इसलिए जांच ऐसी होनी चाहिए, किसके तार कहां जुड़े हैं इस देश को अब मालूम होना चाहिए। एक तो मैं क्लियर कर दूं कि ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। एक जगह धर्मांधता के चलते बर्बरता पूर्वक एक हत्या होती है
जो हत्यारा है उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी से उजागर होते हैं। धन्यवाद हो गहलोत सरकार का, जिन्होंने कड़ी कार्रवाई और डिसाइसिव एक्शन लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अगर यह देशद्रोह नहीं है तो देशद्रोह क्या है? आप इस देश को क्यों नफरत की आंख में झोंक रहे हैं? और यह सिर्फ राजस्थान स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि जिन प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने यह झूठा वीडियो दिखाया था वो सिर्फ राजस्थान फोकस नहीं है। जिस टीवी चैनल ने यह झूठा वीडियो दिखाकर माफी मांगी वो सिर्फ राजस्थान में नहीं दिखाया जाता है, वो पूरे देश में दिखाया जाता है। यह सोशल मीडिया से पूरे देश में प्रचारित करने की बात थी। आप राहुल गांधी के खिलाफ एक फेक न्यूज कैंपेन 8 सालों से चला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के खिलाफ आप इस घटिया स्तर पर उतर आएंगे कि आप इस देश को जलाने की, आप इस देश के टुकड़े करने में भी अचकचाएंगे नहीं। देशद्रोह अगर ये नहीं है तो देशद्रोह क्या है? और इस देशद्रोह के खिलाफ देश भर में नहीं और हमें ही नहीं, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कर क्या रही है। आप कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं? आप इस देश को एक भयानक आग में झोंक रहे हैं, और यह नीचे से नहीं शुरू होता, यह ऊपर से शुरू होता है। जब प्रधानमंत्री रैली में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक 2 रुपए के ट्रोल को भी नहीं करना चाहिए, तो उनके मंत्रियों को, उनके सांसदों को, उनको विधायकों को लगता है झूठ बोलो, नफरत फैलाओ, धर्मांधता फैलाओ, दंगे भड़काओ और भाजपा में प्रमोशन पाओ। इसलिए इसके खिलाफ बोलना जरूरी है और हम बोलेंगे। कंप्लेंट्स मैं आपको राज्यों की लिस्ट बता देता हूं। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। भिजवा देंगे आपको, नाम भिजवा देंगे। एफआईआर बिलासपुर में आज सुबह हुई है राज्यवर्धन राठौड़ और 4 अन्य के खिलाफ। इस देश के लाखों नौजवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि उनको अदालत से कोई राहत मिलेगी। उनके भविष्य के साथ जिस तरह का क्रूर खिलवाड़ किया गया मोदी जी द्वारा, अब एकमात्र रास्ता उनके सामने यही बचता है। सड़कों पर वो आए, उन्हें डराया धमकाया गया, उनको तरह तरह के भय दिखाए गए कि आपके खिलाफ अगर एक भी शिकायत होगी तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अब जो रास्ता उनके सामने बचता है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता है। हमें उम्मीद है उनको वहां से न्याय मिलेगा। कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसी भी अहिंसक आंदोलन का, किसी भी सत्याग्रह में कांग्रेस पार्टी उनको सहयोग करेगी। एक सवाल लखनऊ से। लखनऊ में पीएससी कांस्टेबल की पत्नी ने अपने मकान के ऊपर यह मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाया है। आरोप लगाया कि स्थानीय गुंडे हमारे मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस हमारा मदद करने के लिए हमें परेशान करी कि हम मजबूरन अपना मकान बेचना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि निरंकुश योगी जी का जो पुलिस प्रशासन है उसके मुंह पर एक करारा तमाचा है कि अब सरकारी अधिकारी, सरकारी लोगों को भी सुरक्षा महसूस नहीं हो रही उत्तर प्रदेश में। इस पर हम कुछ टिप्पणी करें उससे पहले अच्छा होगा जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उत्तर प्रदेश के, जो हाथरस में भी रेप को नकार रहे थे, वो इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करें। ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना गरीब सुरक्षित हैं, ना शोषित वंचित वर्ग सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी अधिकारी भी सुरक्षित नहीं, तो सुरक्षित कौन है ये जानना मुझे लगता है पूरे प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का काम है। क्योंकि फर्जीवाड़ा से इधर उधर के नंबर करके हम सबसे सुरक्षित राज्य बन गए। आप कुछ लोगों की आंख में धूल झोंक सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और मैं जानती हूं कि किस तरह से वहां पर बर्बरता होती है और किस तरह से निरंकुश पुलिस लोगों को परेशान करती है। उसका एक नमूना ये और है। एक योजना बनाई
जब एक साल से ऊपर किसान हर मौसम की मार झेलते हुए सड़क पर बैठे थे, तब उस आंदोलन को नैतिक समर्थन कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल रहा था और रहेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, किसी भी अहिंसक सत्याग्रह में कांग्रेस उन सत्याग्रहियों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। किसानों के साथ ये पहली बार धोखा हो रहा हो मोदी सरकार द्वारा, ऐसा नहीं है। मोदी सरकार ने सदैव इनके साथ धोखा किया। 2022 तक आय दुगनी कर देनी थी, 2022 के अब 6 महीने खत्म हो रहे हैं। बताइए कितने किसानों की आय दुगनी हुई? आपने पंजाब चुनाव को देखते हुए आनन फानन में उनको वादे किए और काले कृषि कानून लंबित रखे, हटाए, पीछे विड्रॉ किए, लेकिन क्या हुआ एमएसपी का? क्या हुआ उन तमाम वादों का जो आपने उस वक्त किए थे उनका धरना खत्म करने के लिए? यह सोचते हैं कि ये लोगों की आंखों में बार बार धूल झोंक सकते हैं। वो जवान हो, 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया, 9 रैंक 9 पेंशन पे ले आए। वो किसान हो, आय दुगनी करने की बात की, जो आय मिलती थी उससे भी आधी कर दी। तो हर वर्ग के साथ छलावा हुआ है, हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। आने वाले कुछ महीनों में लोगों का रोष, लोगों का गुस्सा, हमें इस देश की अब चिंता हो रही है। मोदी सरकार को भी चिंता करनी चाहिए और तुरंत कदम उठाने चाहिए किसानों को राहत पहुंचाने के लिए। नौजवानों जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है 45 साल का, उस दिशा में कुछ कदम उठाने चाहिए। अब ये तालियां बटोरने का व्यापार अब इन्हें बंद कर देना चाहिए। नहीं, आप चौथी बार ट्राई कर रहे हैं, पूछिए। आप हेड स्पीच पे मैं हेट स्पीच पर जवाब दे देती हूं और बाकी सवाल पवन जी जवाब दे देंगे। सुनकर अच्छा लगा कि ये कानून बन रहा है। कानून किसके लिए बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के बेलगाम प्रवक्ताओं के खिलाफ, बददिमाग मंत्रियों के खिलाफ, अपने सांसदों या विधायकों के खिलाफ, या खुद प्रधानमंत्री के खिलाफ? अगर हेट स्पीच हो रही है और अगर उससे हिंसा भड़क रही है, उससे माहौल बिगड़ रहा है, तो 16 पार्टियों ने 4 महीने पहले से आपसे कहा है कि आप आइए, देश को संबोधित करिए, शांति की अपील करिए। आप तेलंगाना जाकर 28 मिनट 21 सेकंड बोलते हैं और क्या बोलते हैं ये समझना मुझे समझ में नहीं आया मोदी जी क्या बोलना चाह रहे थे उस मीटिंग में। लेकिन आप 10 सेकंड के लिए नहीं बोल सकते थे कि आज देश के लोगों से मैं शांति की अपील करता हूं? ऐसा क्या बैर है? राजस्थान के मुख्यमंत्री आपसे जेन्युइनली बोल रहे हैं कि मोदी जी आपको प्रचंड बहुमत मिला था, आइए देश के सामने, यह आपका कर्तव्य है कि देश के सामने आकर शांति की अपील कीजिए। मोदी जी क्यों अचकचा रहे हैं? यही तो हम सब लोग समझना चाह रहे हैं, जो हमारी समझ से परे है। तो हेट स्पीच के खिलाफ कानून बनना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अगर अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में ही आपने 2 शब्द हेट स्पीच के खिलाफ, अपने तमाम भाषणों में हेट स्पीच के खिलाफ बोल दीजिएगा, आपके भक्त, आपके ट्रोल अपने आप हिंसा भड़काना और धार्मिक उन्माद करने से थोड़ा सा कंट्रोल होंगे। तो लोगों की आंख में धूल झोंकना छोड़ दीजिए, इसकी नैतिक जिम्मेदारी मोदी जी पर है। पता नहीं क्यों अचकचाते हैं, शायद राजनीतिक रोटियां सेकना आसान रहता है। इसी पर सबसे पहला केस हेट स्पीच का एक व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ लगना चाहिए, जिन्होंने भाषण में कहा था कि वो कपड़ों से पहचाने जाते हैं। मैं आप पर छोड़ता हूं, उस व्यक्ति का नाम चलाइएगा। उसका नाम मैं बता भी देता हूं, शायद आप नहीं चला पाए, उम्मीद करता हूं कहीं लाइव भी चल रहा होगा। उनका नाम है नरेंद्र मोदी और वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री अपना राजधर्म भूल कर कहते हैं कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ये होती है हेट स्पीच। और अगर ये हेट स्पीच का कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगेगा तो सितंबर 2002 में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने खैरलांजी में भाषण दिया था, हम पांच हमारे 25।
उसका नाम भी नरेंद्र मोदी था, तब वो मुख्यमंत्री था एक राज्य का। तो हेट स्पीच पे वो ज़रूर कानून लाएं, मगर हमारा निवेदन है उनसे कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाएं। और सबसे पहले इस व्यक्ति जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया, पहला केस उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। दूसरा, आपका सवाल महाराष्ट्र पे था। जो महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल में हुआ, उसकी परिणति यह हुई है, जो आजकल सोशल मीडिया पे जिसको अब ईडी सरकार कहा जाता है, एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है, उसके पीछे जो घटनाक्रम हुआ, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग, इलेक्टोरल बॉन्ड्स से और वैसे जिस तरह से अरबों रुपया भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि उन्होंने कमाया है, उस पैसे का दुरुपयोग और एक छटपटाहट कि सुबह 4 बजे शपथ लेने साहब पहुंच जाते थे और अब वही साहब बीए करने के बाद फिर से 12वीं में आ गए। तो शरद पवार जी जो कह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो जानते हैं वो क्या कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह की बुनियाद पर बनी हुई सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती। आपने तमाम विधायकों को किसी को डरा के, किसी को धमका कर, किसी को लोभ लालच में लपेट कर एक सरकार आनन फानन में बना तो दी, लेकिन इस सरकार की मियाद ज़्यादा दिन तक नहीं है। जैसा कि शरद पवार जी ने कहा, और मैं दोहराता हूं, आगे आगे देखिए होता है क्या। The Prime Minister must take notice of the increasing restlessness of states because there is no respect for the federal structure of the country in the eyes of the BJP government at the center. Our constitution has mechanisms in place where you respect the federal structure of the country. You do not treat states in a stepmotherly fashion. You do not try and impose language, culture. Therefore, we appeal to the Prime Minister that please make sure that you as the Prime Minister of India and your government must adhere to the federal integrity of the nation, to the federal structure of the country. हो गया जी? जी। कुछ ऐसे शब्द कल ट्रेंड हो रहे थे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, जिनको शायद मैं एक सम्मानित मंच से दोबारा रिपीट भी नहीं कर सकती हूं। कुछ ऐसी बातें भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के समर्थकों ने और उनके इशारों पर चल रहे पब्लिकेशंस और प्लेटफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कही, जिसको कहना और दोबारा से रिपीट करना मुझे लगता है न्यायपालिका को ही नहीं, एक सभ्य समाज को शर्मसार करना है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आप असहमत हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप क्रिटिक कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर एक स्मीयर कैंपेन चलाना, कैरेक्टर असैसिनेशन, रेपुटेशन असैसिनेशन करना जजेस का, मुझे लगता है किसी को भी शोभा नहीं देता है। और तब जब सुप्रीम कोर्ट नफरत फैलाने के बारे में उन्मुक्त होकर बोल रहा है, मैं तो आशा करती थी कि बहुत सारी जो बातें बोली गई वो काश लिखित जजमेंट का भी पार्ट होती, लेकिन ये एक मैसेज हम इस प्लेटफॉर्म से उन सब लोगों को देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की इज्जत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये अराजकता से भरा देश नहीं है। आप बनाना जरूर चाह रहे हैं, किसी हद तक आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं,
लेकिन यहां पर न्यायपालिका की इज्जत करना, न्यायपालिका को उनका सम्मान देना जरूरी है। आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन जिस तरह की बातें जजेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिस तरह के शब्दावली यूज करी गई है, कुछ लोगों ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी और कोर्ट गए हैं, और हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान शायद खुद लेना चाहिए इस बात पर। हमने देखा कि जिस पार्टी ने एक आदिवासी कैंडिडेट को बार बार ये दोहराते हुए कि ये आदिवासी हैं राष्ट्रपति चुनाव में उतारा, मध्य प्रदेश में उन्होंने आदिवासियों के साथ क्या किया, क्या बर्बरता की, वो सबके सामने है। तो आप हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली परंपरा पे चलते हो और उम्मीद करें कि आपकी, क्योंकि आप कह रहे हैं ये आदिवासी हैं इसलिए सब लोगों को समर्थन देना चाहिए, तो पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपने मध्य प्रदेश में आग लगा दी, एक आदिवासी महिला को मारने की कोशिश की, एक छोटे से ज़मीन उसमें, और अभी वो संघर्ष कर रही है जिंदा रहने के लिए। पहले अपने गिरेबान में झांकिए, देखिए कि किस तरह से आपने आदिवासियों की ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर दिया, अपने दोस्तों को दे दी, किस तरह तमाम आपने उद्योग ऐसी जगह लगाने की चेष्टा की जहां आदिवासी अपने लिए संघर्ष कर रहे थे जल जंगल जमीन के लिए। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसी पार्टी को किसी पहचान के पीछे छिपकर वोट मांगने का अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को यह समझ लेना चाहिए। थैंक यू।